Hello friends, you're welcome to UCIS education platform. Today we will continue our first chapter of history, that is the French Revolution. In this video we will discuss about the outbreak of the revolution. In the previous video we have completed this page number 8, and in this we have to discuss about this page. Avicenna, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate. जो एविसियस थे वो ओरिजिनली एक प्रीस्ट थे, मतलब एक पुजारी थे. उन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पम्पलेट लिखा जिसमें था व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट, मतलब थर्ड एस्टेट क्या है. While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often bakers exploited the situation and hoarded supplies. After spending hours in long queues at the bakery, crowds of angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. जब नेशनल असेंबली बिजी थी बर्सेल्स में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग करने में, तो बाकी का जो फ्रांस था वो एक टर्मोइल में आ गया था. टर्मोइल का टर्मोइल एक मतलब विरोध जैसा होता है. अ सेवियर विंटर हैड मीन्ड अ बैड हार्वेस्ट. जो विंटर बहुत कड़ाके की ठंड से बैड हार्वेस्ट हुई. द प्राइस ऑफ ब्रेड रॉज, और जो ब्रेड का प्राइस था वो भी बढ़ गया. ऑफन ब्रेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन, और जो बेकर्स होते हैं वो अक्सर इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं और सप्लाईज को हॉर्डेड करते हैं. आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स, बहुत सारे घंटे स्पेंड करने में लॉन्ग क्यूज में बेकरी में, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमन, गुस्से वाली औरतों की क्राउड से स्टॉर्म्ड हो जाती थी शॉप, मतलब वहाँ वो बहुत भीड़ हो जाती थी. एट द सेम टाइम, इसी समय जो किंग था उसने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया पेरिस में. ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टाइल. और 14 जुलाई को जो एजिटेटेड क्राउड था उसने वेस्टाइल के किले को डिस्ट्रॉय कर दिया. इन द कंट्री साइड, रिमोर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मेनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स. कैच इन अ frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked cateochs. They looted, hoarded grain and burnt down documents containing records of manorial dues. A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. और जो कंट्री साइड में एक रूमर्स, मतलब एक अफवाह सी फैली हुई थी कि जो लॉर्ड है, मतलब जो किंग है, उन्होंने ऑर्डर दिया है टू लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर ऑन बेस टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने का. कैच इन अ फ्रेंजी फेयर, पीजेंट्स हैड सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स सीज्ड हूज एंड पिच फॉक्स एंड अटैक्ड कैटियस. दे लूटेड और हॉर्डेड, वो लूटते थे और हॉर्डेड ग्रेन और बर्नट डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मैनोरियल ड्यूज. और जो डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें मैनोरियल ड्यूज थे उन्होंने जला दिया. अ लार्ज नंबर ऑफ नोवेल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नाइबरिंग कंट्रीज. और एक लार्ज नंबर में नोवेल्स फ्लेड हुए और उनमें मतलब घर से दूर हुए और कुछ लोग दूसरे देशों में माइग्रेशन करने लगे. Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution. On the night of 4 August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes. Members of the clergy too were forced to give up their privileges. Tithes were abolished and land owned by the church were confiscated. As a result, the government acquires assets worth at least 2 million livres. Facing with the powers of his revolting subjects, मतलब ये रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट को फेस करते हुए लुई 16 ने फाइनली एक रिकॉग्नाइजेशन दी, मतलब इस नेशनल असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे एक्सेप्ट कर दिया. और जो प्रिंसिपल थे उसके पावर में बुड फ्रॉम नाउ ऑन भी चेक बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके जो पावर्स थे किंग के उनको भी चेक किया. ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 को जो नेशनल असेंबली थी उसने
डिक्री एबोलाइज ना फ्यूडल सिस्टम को एबोलाइज किया और ऑब्लिगेशन और टैक्सेस को एबोलाइज किया। मेंबर्स थे जो क्लर्जी के, वो भी फोर्स किए गए कि वो भी प्रिविलेजेस गिव अप देयर प्रिविलेजेस थे, मतलब उनके जो अधिकार थे उनको गिव अप करें। टाइथीज वर एबोलाइज्ड एंड लैंड ओन बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। टाइथीज जो टैक्स था ना वो एबोलाइज्ड भी हुआ। टाइथीज हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, अ टैक्स लेवाइड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब टैक्स लगाया जाता था चर्च के द्वारा जो प्रोडक्शन का 1/10 होता था। As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. इसी से जो गवर्नमेंट थी उसने 2 बिलियन लाइवर्स का असेट कलेक्शन कर लिया था। नेक्स्ट इज फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब इसमें है फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनता है, मतलब एक गणतंत्र राज्य बनता है। द नेशनल असेंबली completed the draft of the constitution in 1791. Its main object was to limit the powers of the monarch. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary. This made France a constitutional monarchy. Figure 7 explain how the new political system worked. जो नेशनल असेंबली थी उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में कंप्लीटेड ड्राफ्ट कर लिया था, और जो इसका मेन ऑब्जेक्ट था वो था कि जो मोनार्क है उसकी पावर्स को लिमिट करें। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन्ड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और ये पावर्स हैं इंस्टेड हों और कॉन्सेंट्रेटेड हों एक हाथ में, एक इंसान के हाथ में, जो सेपरेट हो, असाइंड हो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में और लेजिस्लेचर से। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इससे फ्रांस को एक गणतांत्रिक मोनार्की बनाया। एक्सप्लेन, जो फिगर 7 है ये एक्सप्लेन करता है कि इनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता था। सबसे पहले किंग कंट्रोल करता था नेशनल असेंबली को, जिसमें 745 मेंबर्स होते थे। ये लेजिस्लेचर का पार्ट है, इलेक्टर्स। Thank you for watching us. In next video we will continue our this chapter. Thank you.